पहले बात करेंगे बजट के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात हैं अशफाक तोला। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब आपके वक्त का। सर बताइएगा, विफाकी बजट तो पेश कर दिया गया है, आप वैसे मुतमईन हैं इस बजट में जो कुछ कहा गया है अगर इसी तरह ही मंजूर हो जाता है तो वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। असल में देखिए, जो ये बजट में जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये एक्चुअली आपको भी पता है कि हमारे IMF के मुआहदे के तहत काफी चीजें हमें टैक्स की जो मराहतें थी वो कम करनी पड़ी हैं। और यही बातें अगर आप आज कल अखबारी तराशे देखेंगे तो ये सेनेट की कायमा कमेटी भी काफी इस पे नाला है और वो हर चीज के अंदर कह रहे हैं कि जी 850cc गाड़ी के कितने बेनिफिशियरी हैं ये बता दीजिए, वो क्या कस्टमर को नीचे छूट देंगे कि नहीं। तो अब इस किस्म की बातें तो अभी तो ये हवा में चल रही हैं। और आप अगर देखेंगे तो ये रेवेन्यू के टारगेट बहुत ज्यादा है, 610 अरब रुपए की, जैसे आपने कहा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, पेट्रोलियम लेवी, सॉरी डेवलपमेंट लेवी अब नहीं होती है, तो पेट्रोलियम लेवी जो है ये भी एक बहुत बड़ा एक फिगर है। और ऑब्वियसली ये बिल्कुल मेरा ख्याल है अवाम पे ही बोझ पड़ेगा। दूसरी तरफ स्टेट बैंक के प्रॉफिट भी हम 650 अरब के करीब देख रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीड भी 225 अरब पे हमने रखी है। तो ये वो अहदाफ हैं जो अगर आपको सही तरीके से लाना है और अगर आपके मुल्क के जो अखराजात हैं, जो जायज अखराजात हैं काफी, उनको अगर पूरा करना है और अगर आपके डेवलपमेंटल बजट को जारी और सारी रखना है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ मूवमेंट बनेगी, तो मेरा ख्याल है आपकी कहीं इकोनॉमी में कोई बूस्ट आएगा। तो सवाल है, अगर आप कहते हैं कि कुछ विड्रॉ कर दी गई है मराहतें, देखिए एक्चुअली गवर्नमेंट का ये नारा है, या गवर्नमेंट के जो भी नुमाइंदे आप देखते होंगे यहाँ पर आपके पास आते हैं, मीडिया में भी आते हैं या असेंबली में भी जब बात करते हैं, वो ये कहते हैं हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। तो नया टैक्स ना लगाना तो बहुत अच्छी बात है, मगर पुराने टैक्सेस में रद्दो बदल करना भी एक रेवेन्यू का जरिया बन जाता है। तो वो रद्दो बदल काफी हुआ है इनके टैक्सेस में। इसलिए मेरा ख्याल है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि ऑब्वियसली देखिए स्टॉक मार्केट में भी आपको छूट देना इसलिए एक कॉर्पोरेशन करते हैं, और अगर लोगों को इंसेंटिव होगा, टैक्स कम होगा, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, नई लिस्टिंग आएंगी, नई कंपनियां आएंगी, आपका कॉर्पोरेट कल्चर बढ़ेगा, आपकी रेगुलेशंस पे अमलदारी अच्छी हो जाएगी। तो ये सब चीजें भी जरूरी हैं। हाँ, मगर जहाँ तक आपने सैलरी तबके की बात की है, वो बिल्कुल आपकी बात जायज है कि जो विथहोल्डिंग टैक्स उन्होंने जो टैक्सेस उन्होंने लगाए हैं, मेडिकल अलाउंस को खत्म किया है और मेडिकल अलाउंस को खत्म किया है। और दूसरा जो उन्होंने खत्म किया है जो प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर, कि अगर PFP इन्वेस्ट करता है तो ओवर एंड अबाउट सर्टेन सीलिंग, उस पे आपके टैक्सेशन रिजीम में काफी तब्दीली आई। इसी तरीके से प्रॉपर्टी में भी आई है, मगर प्रॉपर्टी का तो ये है कि अगर 4 साल हो जाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। इसमें तो ये है कि हर साल जारी और सारी आपको देना। अच्छा सर, आपने IMF की बात की, उसी से ही आगाज कर लेते हैं। बहुत सी शराइत पे तो आई एम श्योर के अमल दरामद डटी हुई है, वो है बिजली की कीमतों में इजाफा ना करने के मामले पर। हुकूमत कितने स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पे है और क्या हुकूमत IMF को मना पाएगी कि बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाना? देखिए, मनाना ना मनाना मुझे नहीं पता, मगर जिस तरीके से बातें चल रही हैं और जो मीडिया में जो रिपोर्टें आ रही हैं कि हमारा गवर्नमेंट इज प्रीटी श्योर कि ये IMF से हमारी बात हो गई और ये हम नहीं होने देंगे। तो इस यहाँ तक तो ठीक है, ये बात आपने पढ़ा भी होगा, फाइनेंशियल टाइम्स की भी रिपोर्ट आई थी। मगर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपने जब अगर एग्री किया है कि जी कि मैं बिजली के नर्ख बढ़ाऊंगा, और आपके रिव्यू में शामिल था, इनकी रिव्यू रिपोर्ट में भी आ गया, और एक और आपने एग्रीमेंट किया 26 बिलियन के सेल्स टैक्स के कंसेशन भी आप विड्रॉ करेंगे। तो अगर बिजली के नरखों में इजाफा होता है और अगर 1 रुपया इजाफा होता है बिजली की नर्ख में, तो 2 रुपए के करीब आपकी इन्फ्लेशन, 2% के करीब इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। तो अगर ये अगर पैरामीटर को देखा जाए, अब उसको ये देखना पड़ेगा कि जब टैरिफ अनाउंस होता है तो उसमें कितने % इंक्रीज करते हैं, ताकि पता चले कि किस कैटेगरी में, और फिर उसके बाद उसकी वेटेड एवरेज इन्फ्लेशन निकाली जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे बातें जो उनको देनी चाहिए, और एहसास प्रोग्राम में भी उन्होंने काफी अच्छा रखा है फंड, तो ये बाय एंड लार्ज इस बजट को मैं ये कहूंगा
कि अभी तो ये बजट आया है, असल इसकी जो आपको जो लिटमस टेस्ट नजर आएगा, क्योंकि 5829 का जो टारगेट है 6 महीने में 8% करना होता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप 45% उसका आपका जो बनेगा 620 अरब रुपए अगर ये कलेक्ट कर लेते हैं दिसंबर तक, तो मैं समझूंगा कि फिर यहाँ पर कोई उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही है। और अगर नहीं आएगा तो ऑब्वियसली आपको भी पता है जब आपके पास रेवेन्यू नहीं होगी और आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो दो आपके पास ऑप्शन है अगर खर्चे करने हैं तो, या तो आप ना करें खर्चा और दूसरा ऑप्शन है कि आप कर्ज ले लें। तो कर्ज के लिए जो मेरे हिसाब से जो उन्होंने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट सेट किया है तो वो 100-200 बिलियन से या इससे भी ज्यादा कहीं बढ़ सकता है। तो आपको जो मेजर हिट पड़ेगी वो पीएसडीपी पे पड़ेगी, और अगर वो आप नहीं कर रहे तो फिर आपके अफराद दर में इजाफा तो नहीं होगा मगर आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी। तो जो फैक्टर मिला के आप रेवेन्यू टारगेट जब बनाते हैं वो ये होता है कि इस साल आपने कितने कलेक्ट किए, 4700+ अगर हो जाते हैं, और इसमें अगर मैं जो शरह नमू उन्होंने रखी है 4.8% और जो अफराती दर 8% रखा है, तो 5300 अरब का टारगेट तो आपका नेचुरल इकोनॉमी में देना चाहिए। इसके अलावा 529 अरब जो ये बता रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और नए टैक्सेस या पुराने टैक्सेस की रद्द-ओ-बदल में, इसमें से अगर 350 अरब या 383 जैसे आपने कहा, तो 383 अरब अगर मैं निकाल भी दूं तो भी कोई 140 अरब के करीब ऐसे टैक्सेस होंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होंगे जो उनको लेने पड़ेंगे। 383 में 100 अरब के करीब, या मेरे नजदीक जो हमारी टीम ने कैलकुलेशन की है, 70 अरब ऐसे थे जो कि आपके इंटरनेट और ये अपना जो उसके अंदर टेलीफोन की मिनट्स के ऊपर जो उन्होंने किए थे उसके मद में इनको शायद मिल जाते, मगर वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और मेरा ख्याल है मना कर दिया। तो ये अगर 70 अरब में मना कर दो तो 200 अरब के ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होंगी जो उनको लेने पड़ेंगे। ये देखते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता पीओएस में भी अगर मैं जाता हूँ और ये मेरी जो कैलकुलेशन कहती है 9 अरब से ज्यादा इसमें भी आप नहीं ले सकते। तो ये बड़ा चैलेंजिंग है और अच्छा है, चेजिंग टारगेट है पाकिस्तान के लिए बेहतर हो या टारगेट। बिल्कुल ठीक। अच्छा अशफाक साहब, जीडीपी ग्रोथ का 4% ये बता रहे हैं हुकूमती नुमाइंदगान, और आम आदमी कहता है कि इसका हमें क्या फ़ायदा, महंगाई में इजाफा हो रहा है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, पहले भी महंगाई थी और अब मज़ीद हो गई है। देखिए महंगाई और देखिए दो चीजें आप याद रखिएगा, अफराद दर की तो खुद आपकी रिपोर्ट है ना कि आपने काफी अफराद दर तो आपके 9-9.5% की तो है ना। बिल्कुल। तो वो जो रिपोर्ट आपकी चल रही है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें कोई रद्द-ओ-बदल तो नहीं है, आपको भी पता है महंगाई तो है। और ये अगर आप देखेंगे फूड इन्फ्लेशन तो कहीं का कहीं आसमानों को छू गया आपका। तो मैं ये समझता हूँ जो बाय एंड लार्ज जो हम काम कर रहे हैं और जो करते रहेंगे उसमें हमें महंगाई का अवसर तो आएगा और ना महंगाई खत्म नहीं होगी। महंगाई को खत्म चीज हो सकती है कि आप प्राइस कंट्रोल रखें। डॉलर की पैरिटी जो आपकी 157 पे अब आ गई है दोबारा, तो उसको आप नीचे लाएं 140 से 150 के दरमियान 145 जाएगी। आपको मैनेज करनी पड़ेगी अपना पैरिटी। और दूसरा आपका जो इंटरेस्ट रेट है इस वक्त 7% पे आपकी मईशत मेरा ख्याल है एक जितनी ग्रो करनी थी कर दी। अगर आप अभी भी कम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट कम भी नहीं होगा, ना आपकी शरह नमो में कोई ज्यादा इजाफा हो सकेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया अशफाक तोला साहब, आप दिया और